अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो स्कॉलरशिप पे स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, तो उसके बाद उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन हो जाती है। कौन से करियर पाथ पे वो जा सकते, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एकेडमिक बेस्ड हो, या अपना सेल्फ बिजनेस हो, या फिर वापस चले जाते, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है इमरान शाकिर और मैं फ़र्स्ट ईयर का पीएचडी स्टूडेंट हूँ इटली में, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला था जो कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट से था। तो मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ स्कॉलरशिप्स पे, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, इंडोनेशियन या उसके बाद फिर यूरोपियन पे भी काफ़ी ज़्यादा बनाए, मास्टर पीएचडी इवन बैचलर्स के लिए। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे आपको फ़ायदा हो कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, तो आज का टॉपिक हमारा आफ्टर स्कॉलरशिप पे है। तो बेसिकली स्कॉलरशिप के कंप्लीट होने के बाद जो है आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शन रह जाते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट कर सकते हैं। उनमें से सबसे, अगर उसको मैं डिवाइड करूँ, तो एक आ जाता है एकेडमिक बेस्ड, जो कि आपको कंटिन्यूसली पीएचडी पोस्ट डॉक्टरल के बाद आप रिसर्चर पोजीशन हो गया, या लेक्चरर या प्रोफेसरशिप, या कोई और एकेडमिक पोजीशंस होगी, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर में कंटिन्यूसली आप वर्क करते हो। तो एक ये स्टडी पाथ हो गया आपका। और दूसरा जो करियर पाथ है वो है जॉब बेस्ड। तो जॉब बेस्ड में आपको इंडस्ट्रीज़ की जॉब होगी, और जो है स्टार्टअप्स की जॉब हो गई, या किसी कंपनीज़ वगैरह में, तो इसको हम इंडस्ट्रियल का नाम दे देते हैं, इंडस्ट्रियल जॉब्स। और या आपका थर्ड आ जाता है, उसको खैर मैं सेल्फ बिज़नेस या उस ऑप्शंस में डाल लेता हूँ। आप कहीं पे अपना बिज़नेस खोलते हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, एयरबीएनबी का हो, फूड का बिज़नेस हो, या और सर्विसेज जो है वगैरह, आप अपना स्टार्टअप खोलें। बट वो एक माइनर कैटेगरी है और लोग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो है ये पाथ भी चूज़ करते हैं, क्योंकि जब स्ट्रगल होता है अपने सेल्फ बिजनेस में। बट अगर आपकी आईटी कंपनी या इस तरह कोई ना कोई स्टार्टअप बिल्ड हो गया, तो उसकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। बट बहरहाल जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो ट्रैक फॉलो करते, तो हम उसी रूट पे जाएंगे, क्योंकि एक बेनिफिशियल टॉपिक है और इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ आ सकती है, जिस तरह की इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, या जापान, चाइना, कोरिया, इस तरह। बट हम बात करेंगे ओनली यूरोप की, क्योंकि एक बहुत ही वाइड टॉपिक है और हर कंट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है। तो हम स्टार्ट लेंगे यूरोप से, क्योंकि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ और एक्सपीरियंस जो मार्केट में ऑब्ज़र्व करते, तो उसी के बेस पे जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो हमारे जहन में होता है कि स्कॉलरशिप जो है वो एक सक्सेस है। हाँ, आपको एंट्री दिलाने वाला स्कॉलरशिप भी है, बट स्कॉलरशिप एक लिमिटेड टाइम तक होता है, आपके 2 साल, 3 साल या मैक्सिमम 4 साल तक जो है स्कॉलरशिप रहती है। पर आपके उसके कंप्लीट होने के बाद आपको जो है फिर अपना लॉन्ग टर्म करियर प्लान करना पड़ता है, क्योंकि जब पीएचडी आपकी कंप्लीट हो जाए, या मास्टर या बैचलर्स, तो लोगों के अपने माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग उनको जो है करियर पाथ चूज़ करना है। कुछ जो है लोग एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो रिसर्चर बन जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है जॉब्स वगैरह, उनमें अप्लाई करते हैं, तो एकेडमिक सेक्शन में ही रहते हैं। और कुछ लोग जो है इंडस्ट्रियल जॉब्स की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको जो है आपकी इवन प्रोफेशंस वाले जॉब हो गए, आप अगर डॉक्टर हो, मेडिकल, उस साइड पे भी जा सकते हो, वो सर्विसेज दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंजीनियर हो, तो आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ के इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में आप जा सकते हो, जिस तरह बैंकिंग हो गई, या कंपनीज़ के फाइनेंशियल सेक्टर में। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आप उन करियर में जा सकते हो। बट वो डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स वगैरह वो चीज़ें कितनी हैं। तो अगर हम बात करें एकेडमिक की, तो आप टीचिंग असिस्टेंट्स, लेक्चर जॉब्स वगैरह उनमें जा सकते हो। सो
स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर वाइज ताकि आपको भी समझ आए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जॉब बेस्ड की। जॉब बेस्ड में जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, चाहे अगर आप बैचलर लेवल पे हो तो ग्रेजुएशन के बाद आपको आई थिंक टाइम मिलता है 1 ईयर का, क्योंकि बैचलर के जो है उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट पीएचडी और मास्टर पे आपको जो है 1 ईयर से लेके 2 साल तक टाइम मिल सकता है, डिपेंड ऑन द कंट्री। जैसे फिनलैंड में जो है 2 साल तक आपको टाइम मिल सकता है, जर्मनी में आई थिंक 18 मंथ्स तक मिल सकता है, इटली, फ्रांस और नेबरिंग कंट्रीज़ में जो है आपको 12 मंथ तक टाइम मिलता है। उसमें फिर ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि पीएचडी लेवल या उससे ऊपर हो तो आपकी जो है आईएनपीएस या इसी तरह सिमिलर टैक्स कलेक्ट होता है, और जो आपको बाद में वो पेंशन के तौर पे मिलती है। तो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती 1-1.5 साल तक, तो आपको वो 1000-1100 या जितने भी यूरोज़ है वो पर मंथ आपको मिलते रहते हैं। तो ये एक वेरी हेल्पिंग हैंड है, जो कि आपको एक साइड से जो है पेंशन भी मिल रही है और आप जॉब भी सर्च करो, आपके पास टाइम भी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लिए करियर बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा अगर मास्टर के बारे में भी सोचे, मास्टर के जो ग्रेजुएट्स होते हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब भी वो कर सकते हैं और जॉब सीकर पे भी मतलब जॉब्स ढूंढ सकते हैं, तो उनको परमानेंट जॉब्स भी मिल जाती है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अक्सर इंडस्ट्रियल जॉब्स की तरफ कोशिश करते हैं, तो उनके जो स्पेसिफिक स्किल सेट होते हैं, चाहे वो आईटी स्किल में हो तो वो आईटी सेक्टर में जो है जॉब्स वगैरह ढूंढ लेते हैं और उसकी पे स्केल भी अच्छी है। उसके अलावा जियोलॉजी स्टडी में जिस तरह पेट्रोलियम हो गया या जियोलॉजिकल जियोस्पेक्टिकल इस रिलेटेड जॉब्स होते तो वो उसमें भी इंटर कर सकते हैं। उनकी भी सैलरीज अच्छी है, क्योंकि उनकी जॉब्स काफ़ी लिमिटेड होती है, बट फिर भी अगर जॉब मिल जाए तो सैलरीज वगैरह अच्छी होती है। उसके अलावा आप फिज़िक्स का कहे तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट लैब्स वगैरह में उसमें भी आप जा सकते हो। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी लोग जाते हैं, और उसके अलावा आईटी सेक्टर जिस तरह मैंने बता दिया, कंप्यूटर की काफ़ी डिमांड होती है, बिग डेटा हो गया, डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉट मोर। और जिस तरह कंपनीज़ होती हैं माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला या सिमिलर रिलेटेड यूरोप में काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उन सेक्टर में चले जाते हैं। कुछ लोग जो है फ्रेंचाइज साइट पे चले जाते हैं, जिस तरह मार्केटिंग, सेलिंग वगैरह प्रोडक्ट्स की, तो उन साइट पे भी चले जाते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती हैं, बट बहरहाल मोस्टली पीएचडी स्टूडेंट जो वो कोशिश करते हैं कि वो एकेडमिक साइड पे चले जाए, बट कुछ लोग स्टिल जो है इंडस्ट्रियल साइड पे जाते हैं। और मेडिकल का जो तबका है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है अक्रॉस टू यूरोप, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। प्रोफेशनल भी, इसकी पे स्केल भी काफ़ी ज़्यादा होती है और अच्छी लाइफ क्वालिटी वाली एक जॉब है, इसकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। बट उसके लिए स्ट्रगल ये है कि आपको जो है मेडिकल पाथ से गुज़रना पड़ता है। 6 साल की डिग्री होगी या नर्सिंग की 3-4 साल की डिग्री होगी, उससे आप गुज़र के जाते हो। तो ये हो गए आपके जॉब रूट, और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो मैं उसका एक अलग सेक्शन बनाया, उसमें मैं डिस्कस करूँ कि कैसे जो है आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड्स, ब्लू कार्ड्स वगैरह इस तरह जो है टैलेंट कार्ड्स मिलते हैं जॉब बेस पे, जो आपको बाद में पीआर और उसके बाद पासपोर्ट की तरफ लीड करती हैं। तो ये हो गया आपके जॉब बेस्ड लाइफ के बारे में। और मेजॉरिटी बैचलर मास्टर जॉब पाथ पे जाती है और पीएचडी भी जाते हैं, बस ज़्यादातर वो एकेडमिक चूज़ करते हैं। तो ये आपके डिपेंड करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस फैक्टर में। अच्छा उसके बाद जो है आपका दूसरा पाथ आ गया, वो है एकेडमिक। तो एकेडमिक में मैं शॉर्टली इसको कर लूँगा। जिस तरह मैंने बताया कि आप जो है अगर बैचलर में हो तो आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हो, मास्टर में हो तो पीएचडी, इस तरह कंटिन्यूसली पोस्ट डॉक्टर रोल। और उसके बाद में अगर आप चूज़ करते हो कि एकेडमिक फील्ड हो तो उसके बाद आपको जो है रिसर्च जॉब भी मिल जाती है, जिसमें आप जो है यूरोपियन यूनियन के जो है नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं मल्टीपल, बहुत ही ज़्यादा आते हैं और बहुत ही ज़्यादा फंडिंग्स होती है। आप यूरोएक्सिस वेबसाइट पे या यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। तो उन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपको पेमेंट भी अच्छी खासी मिलती है। और आपका जो है सीवी, आपका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप यूरोपियन लेवल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हो, रिसर्च पेपर्स लिखते हो, रिसर्च करते हो और आप सोल्यूशन निकालते हो इंडस्ट्रियल या ईयू लेवल प्रॉब्लम्स के लिए। तो आप
के प्रोफाइल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसकी काफ़ी डिमांड भी हो सकती है। उसके अलावा आप टीचिंग में जा सकते हो, लेक्चरर बन जाते हो। जिस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, रिसर्च पब्लिकेशन ज़्यादा होती जाती है, रिसर्च कोलैबोरेशन आपके बाकी प्रोफेसर्स वगैरह या बाकी एकेडमिक पीपल्स के साथ कनेक्ट होते, तो आपकी जो है डिमांड और स्किल लेवल, एक्सपीरियंस और कनेक्शन ज़्यादा होते जाते हैं। तो आप लेक्चरर बन जाते हो, प्रोफेसर बन जाते हो, लॉन्ग टर्म में आप रिसर्चर बन जाते हो। तो करियर कंटिन्यूसली रहता है, आपकी सैलरी भी इम्प्रूव होती जाती है और आपका करियर भी स्ट्रांग होता जाता है और लॉन्ग टर्म में आपको लिविंग के भी बेनिफिट मिलते हैं। आप बाकी फैमिली वगैरह ये चीज़ें वो मैं डिस्कस करूँगा उसके बाद। उसके अलावा आप जो है लॉ साइड पे जा सकते हो, जो है यूरोपियन यूनियन लॉ, उसके काफ़ी बड़े जॉब्स आते हैं। एकेडमिक सेक्टर में सिर्फ ये लाजमी नहीं कि आप यूनिवर्सिटी के ही रोल करो, उसके अलावा भी आपके जिस तरह हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है उसका यहाँ पे भी है, तो उस रिलेटेड सिमिलर जॉब्स में जा सकते हो। यूरोपियन के जो है ये काफ़ी एक बड़ा नेटवर्क है, ये लाजमी नहीं कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी पे फिनिश होता है, इसकी इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन होती है, इसकी यूनियंस होते हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा जो है एक गहरा फील्ड है। आप उसको खुद डीप में सर्च कर सकते हो, तो उसमें आपको जो है प्रोजेक्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिलती है, तो वो एकेडमिक फील्ड में आती है। तो ये दो मेजर फील्ड हो गई जो है जॉब पाथ और एकेडमिक पाथ। इसके अलावा तीसरा जो है मैं उसको नाम दे देता हूँ सेल्फ, या जो उसको बिज़नेस आपका नाम उसको दे सकते हो। तो काफ़ी लोग जो है वो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, शॉप्स खोल लेते हैं, उसके अलावा एयरबीएनबी का जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का भी कर लेते हैं। तो इस तरह काफ़ी मल्टीपल सेक्टर में जो है वो अपना बिज़नेस या स्टार्टअप खोल सकते हैं। कुछ लोग जो है आईटी कंपनीज़ भी खोल सकते हैं। तो उसके वो काफ़ी रिस्की इस लिहाज से कि आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है और आप जो है यूरोपियन यूनियन के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ होते हैं उनके साथ compete करते हो। तो उसमें ये है कि आपको जो है कंपटीशन जो है स्ट्रेटजिक वाइज अच्छा रखना पड़ता है, अदरवाइज़ यू माइट लूज़ योर बिज़नेस। बट फिर भी लोग फॉलो करते हैं और कुछ जो है इवन यूके में वो अच्छे आईटी स्टार्टअप्स उन्होंने स्टार्ट किए और अच्छा खासा जो है बिज़नेस प्रॉफिट करते हैं। उसके अलावा अगर इनकी स्पेसिफ़िक कंट्री वाइज से बेनिफिट देखो तो इस्टोनिया जो है उसको जो है आईटी सेक्टर का हब कहते हैं। तो वहाँ पे इवन वीज़ाज़ भी हैं आपके इन्वेस्टमेंट और आईटी स्टार्टअप्स के लिए। अगर आप वहाँ पे आईटी स्टार्टअप्स खोलना चाहो तो उसकी शायद रिक्वायरमेंट होगी बहरहाल जितनी भी है, पर आप वहाँ पे अगर वो आईटी कंपनी खोलोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, इवन नॉट वीज़ा के, बट गवर्नमेंट से जितना सपोर्ट होता है, कोलैबोरेशन होती है इंडस्ट्रीज़ या यूनिवर्सिटीज़ के साथ, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी उससे बेनिफिट हो सकता है। तो ये हो गया जॉब सेक्टर। उसके बिज़नेस जो है एक पार्ट। उसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन में जो है टैक्सीज़ वगैरह या ट्रक वगैरह इस तरह कुछ चीज़ें ले रेंट पे, बट वो काफ़ी लिमिटेड है, रिस्की भी है। उसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट खोले, काफ़ी ज़्यादा जो है रेस्टोरेंट खोल लेते हैं वहाँ पे फूड के या फास्ट फूड के, तो वो भी जो है अच्छा खासा चल जाता है। लोगों के अपने ट्रेडिशनल जो फूड होते हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं, बेकरीज़ वगैरह खोल लेते हैं। तो ये तो रैंडम नॉर्मल है, काफ़ी इंडियंस, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशी ये चीज़ें करते हैं, इवन शॉप्स भी खोल लेते हैं। बहरहाल वो आपका मोटिव नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल साइट पे जाना चाहते तो मैंने ऑलरेडी आपको जो है सेक्टर्स और टाइप्स बता दिए जिन जिन फील्ड में आप जा सकते हो। तो बिज़नेस का जो है हम इसको ज़्यादा नहीं चढ़ेंगे, बाकी जो जॉब्स और आपका एकेडमिक पाथ हो गया या ईयू प्रोजेक्ट्स वाइज, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको जॉब साइट पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके वीज़ा, पीआर और कौन सी जो है फैमिली बेनिफिट्स वगैरह हो गए, सैलरी इनकम कितनी हो, ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि कौन कौन से बेनिफिट, उनमें से सबसे अभी अच्छा जो बेनिफिट मैं बता दूं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर गोल रहता है कि हमें ऐसी कंट्री में जहाँ पे सैलरी भी अच्छी हो और वहाँ पे हमें पीआर भी जल्दी मिल जाए और उसके साथ साथ हमें पासपोर्ट भी जल्दी मिल जाए। तो ये मेजॉरिटी ऑफ जो है हमारे स्टूडेंट्स का गोल होता है।
तो इसी तरह ज़्यादा कंट्रीज़ जो है यूरोपियन यूनियन में उन्होंने काफ़ी अच्छे जो है स्कीम्स निकाले। उसको आप अपॉर्चुनिटीज़ कार्ड या टैलेंट कार्ड, इस तरह जो है रिसर्चर कार्ड, इस तरह कोई भी नाम दे सकते हो। लेट्स सपोज अब हम बात करें जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी में आ जाता है ब्लू कार्ड, उसको अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं, जो कि आपका वर्क परमिट के सिमिलर होता है। क्योंकि ब्लू कार्ड में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जैसी आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है और उसका थ्रेशहोल्ड जो सैलरी का रेंज होता है वो 45,000 पर ईयर और उससे अबव हो तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। ब्लू कार्ड का बेनिफिट ये है कि आपको जो है 18 मंथ से लेके 22 या 33 मंथ्स डिपेंड ऑन कि आपको जर्मन लैंग्वेज कितनी आती है। अगर आपको अच्छी आती है B2 B1 लेवल तक, तो आई थिंक आप जो है 18 मंथ्स में आपको PR मिल जाती है। PR का अपना फिर फ़ायदा है कि आपको जो है 10 साल तक वीज़े की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, आप कभी भी जो है आ जा सकते हो। आपको कुछ राइट्स मिल जाते हैं, बट वोटिंग या एज ए सिटीजन्स वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब मिलती जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। बहरहाल ब्लू कार्ड भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी और काफ़ी अच्छी जो है इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है करियर में, और ये आपको जो है मिल जाए तो आप जो है ऑलमोस्ट जो है आप नेशनलिटी की तरफ इंटर भी हो जाते। आपकी सैलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स और मिलते हैं, जिसमें आपको जो है अपने फैमिली रियूनियन जो है गया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आप फैमिली इजीली लेके आ सकते हो, जो उनके वीज़ा वगैरह का इशू नहीं होता। उसके अलावा आपको फैमिली के बेनिफिट्स मिलते हैं जब फैमिली आपकी आ जाती है। उसमें आपके जो है एजुकेशन हो गया फैमिली के लिए, उनका हेल्थ के जो है काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, आपको मिल जाते हैं, इंश्योरेंस वगैरह। उसके अलावा आपको फैमिली सपोर्ट भी मिलता है चाइल्ड के लिए जो है 250 यूरोज़ वगैरह। तो ये सिर्फ मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ कि ब्लू कार्ड के थ्रू आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो जितना आपका अच्छा करियर स्केल होगा, अगर आप डॉक्टर होंगे तो लाजमी बात कि आपकी पे स्केल ज़्यादा होगी, आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो आप फास्टर जो है PR या जो है पासपोर्ट की तरफ जो है जल्दी प्रोग्रेस करोगे। आप अगर रिसर्चर हो, एकेडमिक फील्ड में हो, तो आपकी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है इनकम होती है और एक प्रोफेशनल करियर होने की बेस पे आपको वो भी मिल सकती है। बट लाजमी नहीं है कि आपका जो है करियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने जिस तरह बताया कि आप अगर इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब करते हो बैचलर या मास्टर के बाद, तो उस आपका जो सैलरी रेंज अगर अबव 45,000 यूरोज़ पर ईयर हो तो आप जो है एलिजिबल हो ब्लू कार्ड के लिए और आपको सेम बेनिफिट्स ही मिलेंगे। बट जितना स्ट्रॉन्ग करियर होगा उतनी ज़्यादा इनकम होगी, उतने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, बट सेम कैटेगरीज में ये आता है। तो ये हो गया जो जर्मनी के बारे में। उसके अलावा अगर फ्रांस की हम बात करें तो उनका है टैलेंट पासपोर्ट, बट ये भी अपॉर्चुनिटी है। आपका सैलरी जो है 40K जो है यूरोज़ अबव हो, अगर आप रिसर्चर हो, इंजीनियरिंग और हाई स्किल लेवल में आते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट्स मिलते हैं और आप फास्ट प्रोग्रेस करते हो अपने परमानेंट रेजिडेंसी और पासपोर्ट की तरफ। तो जो है मिनिमम हर कंट्री में जो है 5 इयर्स जो है वो आपके PR पे लगते हैं। बट अपॉर्चुनिटी कार्ड या टैलेंट कार्ड इस तरह ये चीज़ें जो है आपको फास्ट प्रोग्रेस करती है। आपका 2-2.5 साल में ही जो है PR हो जाता है ब्लू कार्ड और इन चीज़ों की वजह से। और पासपोर्ट जो है वो आप डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप जो है उनकी लैंग्वेज सीखोगे और जितना हाई इनकम और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस करेंगे तो पासपोर्ट उतना ही आपके करीब आता है। इसमें इवन 5 इयर्स 4 इयर्स तक भी बात आ सकती है अगर आप हाई लेवल उस पे जाते हो। तो उसके अलावा फ्रांस का भी सेम है, 5 इयर्स के अंदर आपको जो है PR तक मिल जाती है या 4 साल में। उसके अलावा अगर हम नेदरलैंड की बात करें तो वहाँ पे हाईली स्किल माइग्रेंट हैं। ये भी ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है नेशंस ये अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने निकाली कि वो हाई स्किल लेबर को अट्रैक्ट करते हैं। लेबर मीन हाई स्किल टैलेंट, जिसमें काफ़ी प्रोफेशन के लोग आ जाते हैं। IT सेक्टर में जिस तरह आजकल डिमांड ज़्यादा है, बिग डेटा हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सिमिलर
रोज़ में। उसके अलावा डॉक्टर्स वगैरह होगी आपके, हॉस्पिटल नर्सिंग या कोई सर्जन इस तरह फील्ड में। उसके अलावा इंजीनियरिंग होगी या रिसर्चर में भी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे प्रोफेशन आपको जो है फास्ट प्रोग्रेस करते हैं और ये आपके हाई टैलेंट में भी आते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, आपको फैमिली को सपोर्ट मिलता है और आपको भी। तो ये इस तरह जो है इवन फिनलैंड हो गया, फिनलैंड में आपको 4 साल में पीआर और जो है हाई स्किल्ड प्रोफेशन पे आप कार्ड वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाती है। उसके अलावा ये जो नॉन कंट्रीज़ है, स्विट्ज़रलैंड में अगर आप जाते हो तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, इवन 10,000 15,000 पर मंथ तक जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा है पर आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, पर उस लिहाज से आपको सेविंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म सिर्फ इनकम हो तो लाजमी नहीं है कि आप वही कंट्रीज़ चूज़ करो जो आपको पासपोर्ट की तरफ लीड करो। आप उन कंट्रीज़ में भी जा सकते हो जिस तरह लग्जमबर्ग हो गया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क और सिमिलर कंट्रीज़ ही, और नॉर्वे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पेमेंट देती है पर मंथ। बट चूँकि लॉन्ग टर्म में आपको पीआर वगैरह उस पर टाइम लगता है, तो ये चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। सैलरी के बेस पे लग्जमबर्ग और स्विट्ज़रलैंड आपको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट देता है। तो ये बातें होगी, आपको उस पर डिपेंड करते कि आप कौन सी कंट्री में जो है आप लॉन्ग टर्म पे जाना चाहते हो, या सैलरी के एंगल से जाना चाहते हो, या पीआर या पासपोर्ट के एंगल से जाना चाहते हो, या बेनिफिट वाइज से। तो वो आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। तो ये सैलरी थ्रेशोल्ड मैं बता देता हूँ कि कौन से कंट्रीज़ में आपको कितनी सैलरी वगैरह मिल सकती है, और उस बेस पे आपका कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए कि उस प्रोफेशन के बेस पे कितनी सैलरी मिलती है। तो अगर हम टेक की बात करें या आईटी सेक्टर की, तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हर जगह, नॉट इवन यूरोप बट हर जगह पे। तो इसमें सैलरी की रेंज पर ईयर आपकी 35,000 से लेके 75,000 पर ईयर तक हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी। 75,000 इज़ अ गुड थ्रेशोल्ड। उसके अलावा एकेडमिक और रिसर्च साइड पे जाए तो आपके 30 से लेके 50K या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि प्रोफेसर्स और उन फील्ड में उनकी सैलरी जो है 95,000K पर ईयर तक जा सकती है। तो वो डिपेंड करते हैं, अगर आप यंग रिसर्चर हो तो आपको लाजमी बात है पर मंथ जो है 3-4 हज़ार यूरो तक मिल सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 5 से 8-7 हज़ार यूरो पर मंथ। तो वो डिपेंड करते हैं आपका एक्सपीरियंस लेवल और प्रोफेशन का जो है स्टेज कितने अप लेवल पे हो आप। उसके अलावा हेल्थ केयर में आप आ जाए तो हेल्थ केयर जो है काफ़ी रेयर है और काफ़ी डिमांड है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर जगह और हर वक्त रहती है। तो अगर आप ये नर्सिंग वगैरह या यंग टेक्निकल लैब साइट पे हो तो आपको 45,000 मिनिमम तक मिल सकते हैं। पर अगर आप अपना प्रोफेशन आपके सर्जन लेवल पे जाता है और आप जो है MBBS या सिमिलर डॉक्टरोल साइट पे जाते हो तो आपकी सैलरी रेंज ज़्यादा हो जाती है, जो आपको जो है 100+ K तक मिल सकती है, 150 या 140 डिपेंड ऑन उस पर आप। उसके अलावा भी अपनी क्लिनिक्स वगैरह या पार्ट टाइम सर्विसेज किसी और हॉस्पिटल या प्राइवेट सेक्टर में दो तो आपको उससे अलग इनकम भी मिल सकती है। अगर आप उसको मर्ज करो टीचिंग पे भी, अगर आप हॉस्पिटल में उस पर अपनी स्किल्स जो है टीचिंग में लगाओ एज अ प्रोफेसर एक पार्ट, तो उससे आपको और भी इनकम हो सकती है। तो ये कंसल्टेंसी होगी, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी दे दो तो आपके इनकम के जो है वो डोर्स ओपन होते जाते हैं जितना आप एक्सपेंड करते हो। बट एक टफ़ करियर भी है, आप उसका वो भी सोचें, क्योंकि डॉक्टर्स जो है इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, आप कभी भी हॉस्पिटल जाना, तो आपका जो है लाइफ बैलेंस थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा इंजीनियरिंग साइट पे इंजीनियरिंग काफ़ी टफ़ भी है और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, बट एक दफ़ा मिल जाए तो आपको जो है ज़्यादा इनकम मिलती है। इसकी सैलरी रेंज जो है 35,000 पर ईयर से लेके 65 to 70,000 पर ईयर हो सकती है। उसके अलावा फील्ड जो है आपके
जिस तरह जियोलॉजिकल और पेट्रोलियम साइड पे होगी वो काफ़ी जो है डिमांड है। कि नॉर्थ साइड पे अगर आप देखें इनके नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड या उन साइड्स पे देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर डिमांड ऑयल एंड गैस की है। वहाँ पे कंपनीज़ है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उनका वेदर कंडीशन में जो प्रोग्रेस करती है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ जो है तो वो आपको ज़्यादातर सैलरीज देती हैं। कुछ लेबर वाइज जो है प्रोफेशंस भी होते हैं ये उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे जो है ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहते और उनके पास डिप्लोमास वगैरह है या स्किल्ड है, कोई एजुकेशन नहीं, तो वो ऑयल रिग्स वगैरह हो गए, ऐसे टफ़ जॉब्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के या जो कि ज़्यादातर स्नोफॉल एरियाज़ में या ओशन जो पानी में होते हैं वो जॉब्स वो काफ़ी हाई पेइंग होती है। नॉर्वे में जिस तरह ऑयल रिग्स की जो है पर मंथ जो है आपको आई थिंक 5 to 7,000 यूरोज़ मिलती है, तो आप ईयरली इसको कैलकुलेट करो तो काफ़ी ज़्यादा होती है। और इवन आपको बेनिफिट्स वगैरह, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन वगैरह ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो ये हो गई आपकी सैलरी रेंज की बात किस किस कंट्री बेस पे। तो इसमें कंट्रीज़ जो है मेन फ्रांस, जर्मनी, इटली और नॉर्थ में आप देखो तो नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन और उसके अलावा डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रीज़ यूरोप में आपको हाई पेइंग देती है। इवन अगर आप सोचो स्लोवेनिया, स्लोवेकिया और ऐसे कंट्रीज़ में जो ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाते, बट वहाँ पे भी ऐसी जॉब्स होती हैं जिस तरह मेडिकल हुए तो इनकी डिमांड वहाँ पे भी होती है और आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी कंट्री आपको फास्ट पीआर या नेशनैलिटी देती है। तो इस तरह वीडियोज़ में अक्सर बनाता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। तो कंटिन्यू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट हेल्प अ लॉट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कुछ कंटेंट बनाने में, स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती है और जो कि आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि कौन सी कंट्री जो है आपको पीआर और पासपोर्ट ज़्यादा फास्ट देती है। तो उनमें से सबसे अच्छी कंट्री जो है वो आ जाती है आपके जर्मनी, जो कि अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आपको 21 मंथ से लेके 33 मंथ्स तक जो है आपको पीआर मिल जाती है और आपको पासपोर्ट लगभग 5 साल तक जो है मिल जाता है। अगर आपका प्रोफेशन अच्छा ग्रोथ करता है और आपको लैंग्वेज आती है, आप एडजस्ट कर लेते हो सोसाइटी में, तो आपको पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है। और पासपोर्ट भी जो है जर्मनी का काफ़ी अच्छा है। तो ब्लू कार्ड एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन्होंने रिसेंटली जो है अनाउंस की है और लोग जो है इसके बेनिफिट उठाते हैं। इसके अलावा आपको फैमिली और बाकी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाता है फिनलैंड। फिनलैंड जो कि 4 साल में आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे देती है और पासपोर्ट सेम जो है जर्मनी की तरह आपको जल्दी प्रोग्रेस करती है। चूँकि अगर आपको ब्लू कार्ड नहीं मिलता और आपको नॉर्मल प्रोफेशन फुल टाइम लिविंग आप जो है फिनलैंड में करते हो तो आपको पीआर की रेंज जो है 4 साल तक हो जाती है। वही सेम रेंज पीआर की अगर किसी के पास ब्लू कार्ड जर्मनी में नहीं होता तो वो 5 साल होती है। तो फिनलैंड का भी काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटी, बट वो आप कंसिडर कर लो कि वहाँ का वेदर जो है काफ़ी ठंड होता है और सैलरी रेंज जो है फ्लेक्सिबल है, डिपेंड करता है कि कौन से प्रोफेशन पे। बहरहाल वो सेम लाइक जर्मनी ही है। उसके अलावा स्वीडन आ जाता है। स्वीडन भी आपको 4 से 5 साल तक पीआर दे देता है, बट करंटली स्वीडन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, वहाँ पे थोड़े इश्यूज़ वगैरह पॉलिटिकल चल रहे हैं। तो पुर्तगाल आ गया। पुर्तगाल भी आपको आई थिंक 5 साल में आपको जो है पीआर पासपोर्ट दे देता है, बट वो काफ़ी छोटी कंट्रीज़ है, वहाँ पे लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो आप डिपेंड करते हैं कि आपका कौन सा करियर है। नीदरलैंड जो है सबसे बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जो कि वहाँ पे टैलेंट कार्ड भी है। तो हाई स्किल्ड अगर आप जो है आपका प्रोफेशन है, आपके पास स्किल्स अच्छे, तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है और आपकी इनकम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और आपको इंग्लिश बोलते हुए भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज जो है ऑलरेडी इंग्लिश है। जिस तरह जर्मनी या फिनलैंड में आपको लैंग्वेज वगैरह सीखनी पड़ती है कुछ सर्टेन लेवल तक, जिस पे आपको पीआर वगैरह या बेनिफिट्स मिलते हैं,
और इवन कम्युनिकेशन के लिए, जॉब ढूंढने के लिए भी आपको काफ़ी थोड़ा जो है चैलेंजिंग होता है। तो नीदरलैंड में वो चीज़ नहीं है। और उसके अलावा फ्रांस आ गया। फ्रांस भी एक बेस्ट जो है स्टेट है आपके लॉन्ग टर्म के लिए। वहाँ पे आप जो है PR और पासपोर्ट और उनकी इनकम लेवल भी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे भी आप सेटल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल है। ये लाजमी नहीं कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू ही आए, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। ज़्यादातर लोग स्टूडेंट वीज़ा का जो है उसकी अपॉर्चुनिटी यूज़ करके इंटर होते हैं यूरोप में। तो लेट्स से जो है 70-80% स्टूडेंट वाइज पे आते हैं। कुछ लोग जॉब एंगल से भी आते हैं अपनी कंट्री से, बट वो जो है थोड़ा सा उनके लिए कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि अगर आप कंट्रीज़ में जॉब सीकर वीज़ा पे आते हो तो आपको ब्लॉक अमाउंट और बैंक स्टेटमेंट वगैरह शो करनी पड़ती है, और आपको 1 साल के अंदर अंदर या 6 मंथ के अंदर अंदर फुल टाइम जॉब ढूंढनी पड़ती है। काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स वगैरह मेजॉरिटी होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो जब जॉब स्कॉलरशिप्स पे आ जाते हो तो उनको फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप भी मिलती है, और उन टाइम उनको जो है काफ़ी नेटवर्किंग हो जाती है। और जिस तरह PhD या पोस्ट डॉक पे उनकी काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग हो जाए तो वो जिन यूनिवर्सिटीज़ में जिन प्रोफेसर्स के साथ उनके ताल्लुकात वगैरह कनेक्शन हो जाए तो वहाँ पे वो अपना करियर स्टार्ट भी करते हैं। और इस तरह पॉसिबल भी होता है। एंड आई एम स्टिल डूइंग द सेम थिंग कि किन किन कंट्रीज़ में जो है मुझे बेनिफिट्स मेरे कनेक्शन बने और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट किस तरह कर सकते और शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी भी। सो आई विल क्लोज द वीडियो हियर। और उम्मीद है इससे आपको जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो इस तरह स्ट्रेटेजिक या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में बता सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप करके वहाँ पे भी इनबॉक्स कर सकते हो। So thank you for watching the video and do like and subscribe. See you in the next video.